आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, अमार सुलंगी की कंट्रोवर्सी और जो ट्वीट्स की गई एक इंतहाई अहम ओहदे के हवाले से और फिर वो अकाउंट डिलीट हो जाता है, ये कहानी क्या है? इसकी तफसील आज की इस नशिस्त में सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना 26 तारीख को क्या होने जा रहा है ये भी हम बताएंगे। लाहौर कौन जा रहा है, अहम शख्सियत, और अडयाला के बाहर क्या हुआ, इमरान खान के वकील को एक पुलिस वाले ने क्या कहा, ये भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर राय साहब, एक मोहसिन बेग साहब हैं जो कभी इमरान खान के दोस्त होने का दावा करते रहे, फिर उनको ब्लैकमेल भी किया, गिरफ्तार भी हुए, लेकिन अब उन्होंने किसी की फांसी का मुतालबा कर दिया है। ये फांसी किसकी और मुतालबा क्यों, टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, और फिर रात की जो इनकी नशिस्तें हैं यानी इनकी शामें वो कैसे गुजारते हैं, इनकी तरफ से कुछ ऐसी गुफ्तगू की गई है, इसका भी पोस्टमार्टम करना बहुत ही ज़रूरी है। इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर राय साहब, पाकिस्तान में PIA की निजकारी का मामला और PIA को नीलाम कर दिया गया। घर के बर्तन, घर के चीज़ें बिकना शुरू हो गई। पाकिस्तान की हुकूमत ये कहती है कि ये हमारी कामयाबी है, सरमायाकार का पाकिस्तान के ऊपर एतमाद है, पैसे डॉलर्स में नहीं आए पाकिस्तान में, ये जो इन्वेस्टमेंट है डॉलर्स में नहीं आई, लेकिन पाकिस्तान में ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की ही एक कंपनी ने रुपयों में की है। और 135 अरब में से सिर्फ 10 अरब कौमी ख़जाने को जाएंगे और 125 जो अरब है वो कहाँ जाएगा, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर फजलुर रहमान साहब एकदम से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, इसका भी एक जायज़ा रखेंगे अपनी आज की इस नशिस्त में। लेकिन राज साहब, ये जो सबसे जो अहम खबर है वो है अम्मार सुलंगी का एक ट्विटर अकाउंट, जिसके बारे में कुछ ख्याल ये भी किया जाता रहा है और दावे भी थे कि ये जो साहब चलाते हैं उनका पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंसी से ताल्लुक़ है। अच्छा, अब ये दावे तो अपनी तरफ अपनी जगह मौजूद थे, लेकिन इसकी कन्फर्मेशन उस वक्त आई जब एक और इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी, उन्होंने इसके हवाले से दावा किया और उन्होंने कह दिया कि जनाब, जिन साहब के बारे में आप बात कर रहे हैं कि इनको जो अबसार आलम ने जो गुफ्तगू की कि इनको शायद इशारा दिया गया है कि वो अब DGISI होंगे और उनको आम ओहदे पर तकर्री उनकी होने जा रही है और किसी दूसरी शख्सियत की नहीं हुई, तो इसके पीछे कुछ चीज़ें जो हैं वो पहले से तय कर ली गई थी और ये एक पैगाम दिया गया। लेकिन मुनीब साहब ने आकर इसका सारा एक डिफरेंट एंगल इस पूरी स्टोरी का लिया। सब ये तफसील से बताएं हमें कि ये अम्मार सुलंगी का ट्विटर अकाउंट डिलीट हो जाता है, फिर वहाँ से गिला भी किया गया और फिर कुछ धमकी भी दी गई, लेकिन सब कुछ एकदम से गायब हो गया। ये माजरा क्या है और इतनी अहम पोस्ट के ऊपर क्या इस तरह सोशल मीडिया पे, इस तरह तो किसी एक छोटी सी कंपनी की किसी नशिस्त के लिए, किसी पोजीशन के लिए अगर 2-3 उम्मीदवार हों, वो भी इस तरह ही लड़ते जैसा पाकिस्तान की एक बड़ी एजेंसी, एक इंतहाई अहम एजेंसी के मामले को जो है वो देखा जा रहा है। देखिए हाशमी साहब, फौज से जुड़े एक वजीर के मुतलिक जो क्लिप वायरल है, उस हवाले से भी एक बड़ी दिलचस्प खबर है, क्योंकि उस खबर से जुड़ी एक तस्वीर की कहानी है जो अपने व्यूअर्स को सुनानी है, तो वो कहानी भी अपने व्यूअर्स को सुनाएंगे। लेकिन पहले जो आपने मुनीब फारूक साहब की बात की और ISI के एक अकाउंट की बात की, इसके मुतलिक भी कुछ दिलचस्प मालूमात हैं जो कि अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। अब हाशमी साहब, एक जो ट्विटर हैंडल बनाया गया था अम्मार सुलंगी के नाम से, तो इस ट्विटर हैंडल से कुछ इस किस्म के ट्वीट्स किए जाते थे जिससे तासुर ये बनता था कि ये ट्विटर हैंडल या तो GHQ से रिलेटेड है या ISI से रिलेटेड है, क्योंकि ये कुछ हसास नोयत की इंफॉर्मेशन जो है ये इस अकाउंट से शेयर की जाती थी। अब इसी अकाउंट से इंडिया के ख़िलाफ़ जो मवाद है वो भी शेयर किया जाता था। ज़्यादातर मवाद ऐसा होता था जो कि एंटी इंडिया होता था या फिर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ होता था, या फिर अगर कोई सहाफ़ी कोई हसास नोयत की स्टोरी करे तो उसके मुतल्लिक भी इसी ट्विटर हैंडल से ट्वीट्स किए जाते थे।
और बहुत से मुकदमात जो हैं, जो कि आप कह लें कि पीटीआई के कारकुनों के हवाले से और पीटीआई के रहनुमाओं के हवाले से, या इसी तरह जो श्री मज़ारी साहिबा की साहबजादियाँ हैं ईमान मज़ारी, तो उन पर मुकदमात के हवाले से और उनकी गिरफ्तारी के हवाले से भी इसी ट्विटर हैंडल से ट्वीट्स किए जाते थे। तो ये एक तासुर बन गया था कि ये जो ट्विटर हैंडल है, इनके पास कोई अंदर की मालूमात होती हैं, कुछ GHQ की मालूमात होती हैं, या किस किस्म के फैसले लिखे लिखाए आएंगे वो इनके पास पहले मालूमात होती थी। और फिर ये भी तासुर बना जब इन्होंने एक पोल करवाया कि अब अगली गिरफ्तारी किसकी होगी, तो उससे उन्होंने ये तासुर दिया कि इस वक्त इदारे किसको गिरफ्तार करने का इरादा रखते हैं। तो ओवरऑल फिर एक इम्प्रेशन बन गया कि ये जो अकाउंट है ये गालबन ISI का है, या आप कह लें कि किसी और हसास इदारे का है जो कि फौज से जुड़ा हुआ, और इसको चलाने वाले भी जो हैं इनका ताल्लुक भी किसी हसास इदारे से है। अब इस दौरान अबसार आलम साहब ने जब एक स्टोरी की और उस स्टोरी में उन्होंने मुबैना तौर पर आप ये कह लें कि एक नए जो DG ISI हैं वो कौन हो सकते हैं, तो इस तरह की उन्होंने एक स्टोरी की कि एक तस्वीर वायरल हुई है जनरल फैसल नसीर की, तो वो अगले DG ISI हो सकते हैं। तो उसके बाद इसी अकाउंट से एक जवाब आया जो कि खासा सख्त जवाब था अबसार आलम साहब की स्टोरी के जवाब में। तो उसके बाद ये जो मुनीर फारूक साहब हैं, जिनको GHQ के बहुत करीब समझा जाता है, या जिनके मुतालिक ये समझा जाता है कि ये GHQ के इमा पर या इस्टेब्लिशमेंट के इमा पर या उनका नाम लेके खामखाई PTI को धमकाते रहते हैं, या PTI के लोगों के मुतालिक जो है ये इस तरह का तासुर देते हैं कि उन पर जो जुल्म सितम हो रहा है ये बड़ा जस्टिफाइड है। इन्होंने एक ब्लंडर कर दिया गलती से, या आप ये कह लें कि नादानी में, और वो एक मुहावरा है ना कि नादान दोस्त जो है उससे अच्छा होता है कि आप दाना दुश्मन रख लें, क्योंकि नादान दोस्त जो है ये दाना दुश्मन से ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो जिस वक्त अबसार आलम साहब ने कोई स्टोरी की, और इसी किस्म की स्टोरी जो है वो इस प्लेटफॉर्म पर बहुत पहले हम कर चुके थे, तो जब उन्होंने ये स्टोरी की तो उस पर अम्मार सोलंकी का ये जो अकाउंट है उससे एक ट्वीट किया गया, और ये तासुर दिया गया कि ये जो ट्वीट है ये जनरल फैसल नसीर खुद कर रहे हैं, और उस ट्वीट के अल्फाज गालबन इस किस्म के थे कि मैं चाहे DG ISI बनूं, चाहे मुझे कोर कमांडर लगाया जाए, इस पर किसी किस्म का किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, या इसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर ये भी तासुर था कि चूंकि ये एक हसास मामला है, एक इंस्टीट्यूशन का मामला है, तो इस पर कोई क्यास आराइयाँ ना की जाए। लेकिन साथ ही आप ये भी कह लें कि कुछ धमकी आमेज जो है इस ट्वीट के अंदर लहजा भी था। अब मुनीर फारूक साहब जो हैं उन्होंने ब्लंडर ये किया कि इससे पहले तो लोगों को सिर्फ शक व शुबा था कि ये अकाउंट कोई ISI का हो सकता है या GHQ का हो सकता है। तो मुनीर फारूक साहब ने ये ब्लंडर कर दिया कि उन्होंने बता दिया और ये कहा कि ये अकाउंट तो ISI का है, और फिर उन्होंने ये तासुर भी दिया अपने तज़िये में या अपनी खबर में कि इस अकाउंट को जनरल फैसल नसीर भी इस्तेमाल करते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि ये समझ लें कि अबसार आलम साहब की स्टोरी का जवाब जनरल फैसल नसीर ने खुद दिया है, यानी उन्होंने अबसार आलम साहब की स्टोरी के जवाब में जो ट्वीट किया वो जनरल फैसल नसीर ने खुद किया, वो ISI के किसी और ऑपरेटर ने या ISI के किसी और ऑफिशियल ने नहीं किया। अब ये बड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी, ख़ास तौर पर एक जो आपके मेजर जनरल हैं जिनको तरक्की मिलनी है अनकरीब लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर, और जिनके मुतालिक ये भी कहा जा रहा है कि वो अगले DG ISI हो सकते हैं, इस वक्त वो DGC हैं। तो बड़ा सेंसिटिव ये ओहदा होता है और हमेशा हर दौर में ये बड़ा सेंसिटिव ओहदा रहा है। लेकिन मुनीर फारूक ने नादान दोस्तों का किरदार अदा करते हुए अपनी जानिब से ये कह लें कि बड़ी खबर देने की कोशिश में उन्होंने ये इंकशाफ कर दिया कि ये जो अकाउंट है ये अकाउंट ISI का है, और फिर ये भी दावा कर दिया कि ये अकाउंट जो है ये जनरल फैसल नसीर भी इस्तेमाल करते हैं, अगरचे इसके कोई शवाहिद उन्होंने नहीं दिए और ना ही कोई ऐसे शवाहिद मंजर आम पर हैं कि जिससे यकीनी तौर पर यह कहा जा सके कि वो ये अकाउंट इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल इससे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, ये मुनीर फारूक साहब की नादानी की वजह से, क्योंकि कहने वाले ये कहते हैं, ये मेरे अल्फाज नहीं है या आपके अल्फाज नहीं है, कहने वाले ये कहते हैं कि अगर किसी सहाफ़ी ने या कोई शख्स ज़बरदस्ती सहाफ़ी बना दिया जाए जिसने एडिटिंग ना की हो न्यूज़ रूम के अंदर, जिसने न्यूज़ रूम में काम ना किया हो, जिसने रिपोर्टिंग ना की हो,
जिसने फील्ड में जाके रिपोर्टिंग ना की हो और न्यूज़ रूम में बैठ के न्यूज़ एडिट ना की हो, कभी हेडलाइन ना बनाई हो, कभी कोई सुर्खी ना लिखी हो, तो उनसे इस किस्म के ब्लंडर हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि वो खबर जिस अंदाज में दे रहे हैं इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो बहरहाल उसके बाद ये हुआ कि एक तो अबसार आलम साहब ने इसके ऊपर फिर 3-4 जो ट्वीट्स किए वो भी बड़े एग्रेसिव थे, और फिर ये अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। अब जिस वक्त ये अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ तो उससे फिर ये और तासुर बन गया कि अच्छा, इसका मतलब है कि ये अकाउंट आईएसआई का था, और चूंकि अब मुनीर फारूक साहब ने नादानी में इस अकाउंट का राज खोल दिया, तो इस वजह से अब इस अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया गया। तो आप ये कह सकते हैं कि उनकी वजह से एक जो है बड़ी कंट्रोवर्शियल किस्म की सूरत हाल पैदा हुई, वरना हम भी ये जो अकाउंट अम्मार सोलंकी के नाम से बनाया गया था, तो हम भी जब ये ट्वीट्स देखते थे तो कुछ कुछ हम वाइब लेने की कोशिश करते थे। जैसे एक और अकाउंट है मारखोर, तो वो ट्वीट्स वगैरह आप देखें तो यकीनी तौर पर आप ये तो नहीं कह सकते कि वो 100% सच्ची बातें करते हैं और आपको कुछ 100% यकीन है कि ये जो अकाउंट्स है ये कोई इदारों के साथ ही मुंसलिक है। लेकिन आप कुछ वाकयात को, कुछ हकायक को जब कनेक्ट करते हैं, डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, तो आप कुछ ना कुछ वाइब ले सकते हैं वहां से एज अ जर्नलिस्ट, जिसको आप खबर के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन अपने तज्जिये में जरूर शामिल कर सकते हैं। लेकिन अब जो है ये अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है, और डीएक्टिवेट होने की वजह से भी एक नई कंट्रोवर्सी जो है ये खड़ी हुई है। और ये सिर्फ और सिर्फ यानी पाकिस्तान के अंदर जितने भी साफी हैं वो ये कहते हैं कि ये कंट्रोवर्सी जो मुनीर फारूक साहब ने एक नादान दोस्त का किरदार अदा किया, एस्टैब्लिशमेंट को नुकसान पहुंचाया, ये उनकी वजह से हुआ है। राज साहब, मोहसिन बेग साहब का आपने नाम सुना है। मोहसिन बेग साहब वो हैं जो आपको हर हुकूमत में ताकतवरों के करीब नजर आते हैं, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे वो फील्ड मार्शल साहब हो या आर्मी चीफ। इनकी एक तस्वीर आई थी, आपको याद होगा, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब के साथ, और फिर उसके बाद आपने देख लिया कि इनकी शायद ख्वाहिश होगी कि इनको शायद कोई मकाम दिया जाएगा, मकाम नहीं मिला, तो आज ये ज़ुबान कैसी इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने एक पॉडकास्ट में बैठे हुए थे, वहाँ पे इन्होंने कुछ बातें की हैं। वो ये कहते हैं कि वज़ीर ख़जाना को फांसी लगा देनी चाहिए, ये नाकाम वज़ीर ख़जाना है। आपकी 130 मेजर इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, सारी टेक्सटाइल बंद हो गई, लाखों लोग बेरोज़गार हो गए, और जो इनकी शाम वाली आते हैं ये मशरूब पीते हैं। भाई, आप सरकारी टाइम पे ये काम नहीं कर सकते। अच्छा, किस टाइम पे कर सकते हैं ये बताएं, और ये किसकी तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। ये तो बड़े दोस्त है राय साहब, और दोस्त दुश्मन बन गया, ये क्या हुआ। और फिर ये जो साबिक चीफ जस्टिस साहब को जो धमकी दी गई, आपको याद होगा कि टीएलपी के ज़हीरुल हसन शाह साहब को 10 साल की सज़ा हुई धमकी देने पर। तो ये तो औरंगज़ेब साहब को उन्होंने कह दिया कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो क्या इनको भी कोई सज़ा होगी? कोई पूछेगा कि ये बस इसी तरह ही इनके बयान को जो है वो सुनी अनसुनी कर दी जाएगी? देखिए आशमी साहब, ये जो क्लिप वायरल हुआ है मोहसिन बेग का, इसके अंदर भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, क्योंकि मोहसिन बेग साहब की इससे पहले एक तस्वीर वायरल हुई थी। ये तस्वीर उस वक्त वायरल हुई थी जब जनरल आसिम मुनीर ने आर्मी चीफ के तौर पर अपना ओहदा संभाला था, और उस वक्त इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर बड़ा तूफान उठाया था, क्योंकि इस तस्वीर में मोहसिन बेग साहब को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ देखा जा सकता था। अब ये तस्वीर उस वक्त किसने लीक की? जाहिर है कि ये फौज की जानिब से तो लीक नहीं की गई होगी। मोहसिन बेग साहब को इतनी बड़ी शख्सियत तो नहीं थे कि आर्मी चीफ के साथ उनकी तस्वीर लीक की जाए। तो कहने वाले ये कहते हैं कि उस वक्त ये तस्वीर जो है ये खुद मोहसिन बेग साहब ने लीक की थी, और उसका मकसद ये था कि ज़रा लोगों पर रौब जमाएं या लोगों को बताएं कि उनका कितना इन्फ्लुएंस है और उनकी रसाई जो है वो आर्मी चीफ तक है। तो उस वक्त ये तस्वीर जो है ये सामने आई थी। उसके बाद सबको पता है कि मोहसिन बेग साहब जो है ये सीएम पंजाब भी बनना चाहते थे, यानी निगरान सीएम पंजाब। और इसी तरह बाद में जब वो निगरान सीएम पंजाब नहीं बने तो उन्होंने कोशिश की कि वो निगरान वज़ीर आज़म बन जाएं, लेकिन वहाँ भी उनकी दाल नहीं गल सकी। और फिर कहने वाले ये कहते हैं कि उनको कोई और अहम ओहदा भी नहीं मिला, और उसके बाद कभी कोई ऐसी खबर भी नहीं आई कि जिससे ये तासुर मिले कि वो जीएचक्यू के कहीं करीब पाए जाते हैं, या जीएचक्यू के हवाले से उनका कोई ऐसा किरदार है किसी इवेंट के अंदर या किसी तकरीब के अंदर जहां वो जीएचक्यू के टॉप ऑफिसर्स के साथ नजर आए हों।
यानी कोई और इसी किस्म की तस्वीर आई हो या कोई और इस किस्म का इंटरेक्शन जो है वो सामने आया हो। तो उससे लगता यह है कि मोहसिन बेग साहब जो है वो काफ़ी जिच हैं कि उनको कोई ओहदा वगैरह नहीं दिया गया, हालांकि उनकी कुर्बत थी आर्मी चीफ के साथ उनके बकौल या उनकी लीक की गई तस्वीर के बकौल या उसके तासुर के मुताबिक। अब जो उन्होंने ये कहा है कि वज़ीर ख़जाना को फांसी दें और वज़ीर ख़जाना शाम को कोई मशरूब पीते हैं और वो सरकारी काम के दौरान या सरकारी औकात के दौरान पीते हैं, जिससे उनकी ड्यूटी की सलाहियतें कम हो जाती हैं या फ़राइज़ अंजाम देने की सलाहियतें कम हो जाती हैं। तो ये तो बड़ा संगीन इल्ज़ाम है, क्योंकि वज़ीर ख़जाना कौन है? ये वज़ीर ख़जाना कोई शहबाज शरीफ की चॉइस नहीं है, ये नवाज शरीफ की चॉइस नहीं है। इनको तो बतौर ख़ास इस्टेब्लिशमेंट ने, GHQ ने खुद जो है इनको वज़ीर ख़जाना बनाया और इसके ऊपर शरीफ ख़ानदान की जानिब से हल्की सी नन्ही मुन्नी सी जो मज़ामत है वो करने की कोशिश की गई थी। क्योंकि नन्ही मुन्नी और हल्की फुल्की सी मज़ामत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शरीफ ख़ानदान तो वैसे ही इलेक्शन हारा हुआ था। मियाँ नवाज शरीफ ये दोनों नशिस्तें अपनी हार गए थे, जो कि लंदन से इसलिए लाए गए थे कि ये हमारे सबसे बड़े क्राउड पुलर हैं। लेकिन जब एक पार्टी के कायद ही अपनी दोनों नशिस्तें हार जाएं तो पीछे पार्टी का क्या हाल होगा। इसके बावजूद कि PTI के पास इंतखाबी निशान तक नहीं था और PTI के ऊपर बदतरीन किस्म का उस वक्त जुल्म सितम भी जारी था। तो इसलिए ये कोई बड़ी मज़ामत तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि नवाज शरीफ जो है ये इसहाक डार साहब के रिश्तेदार भी हैं, या आप ये कह लें कि इसहाक डार साहब उनके रिश्तेदार हैं। तो इन्होंने नन्ही मुन्नी सी छोटी सी चुन्नी मुन्नी सी मदामत जो है ये उस वक्त करने की कोशिश की थी, क्योंकि इसहाक डार साहब भी ये चाहते थे कि वही वज़ीर ख़जाना हो और वो अपने जो आप कह लें कि कुछ लोग जो उनकी तारीफ़ें करते रहते हैं उनके ज़रिए अपनी झूठी मूठी तारीफ़ें करवाते रहे। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया कि इसहाक डार वज़ीर ख़जाना नहीं होंगे और औरंगज़ेब साहब को उन्होंने वज़ीर ख़जाना बनाया। तो अब इसके अंदर कैच ये है कि मोहसिन बेग साहब जो हैं ये किसको पैगाम दे रहे हैं, जब वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर ख़जाना ने 130 इंडस्ट्रीज़ को तबाह कर दिया, लाखों लोगों को बेरोज़गार कर दिया, मुल्क की मईशत तबाह हो गई, इनको पकड़ा जाए, इनको फांसी दी जाए। ये कोई मशरूब पीते हैं हर रोज़ और अपनी ड्यूटीज़ जो हैं अच्छे तरीके से अंजाम नहीं दे सकते। तो इसका मतलब यह है कि ना सिर्फ ये कि वो इस हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, बल्कि वो इस्टेब्लिशमेंट पर भी तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सबको पता है कि हुकूमती निज़ाम इस्टेब्लिशमेंट चला रही है और मईशत के हवाले से भी जितने भी इकदाम हैं, जो कलीदी इकदाम हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं करने हैं और इस्टेब्लिशमेंट ही कर रही है। तो इसलिए ये तासुर बनता है कि इस वक्त उनकी तनकीद का निशाना जो है वो सिर्फ ये हुकूमत नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट भी है और ये बड़ी मानीखेज बात है। अब क्या इसका मकसद ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करके कोई ओहदा हासिल किया जाए या इस जाली हुकूमत को दबाव में लाके कोई ओहदा हासिल किया जा सके? एक तो इसका पर्पज़ ये भी हो सकता है। दूसरा इसका पर्पज़ ये भी हो सकता है कि मोहसिन बेग साहब जिनको आर्मी चीफ के साथ तस्वीर के बाद आप ये कह लें कि बड़ी एक पॉपुलैरिटी मिल गई थी। पॉपुलैरिटी से मुराद ये है कि उनका जिक्र होता था कि देखें जी आर्मी चीफ की तकर्री के मौके पर उनकी ये तस्वीर लीक हुई है। तो पॉपुलैरिटी तो मैंने गलत लफ्ज़ बोल दिया, यानी उनका बड़ा जिक्र होता था, कुछ पॉजिटिव मानों में कुछ नेगेटिव मानों में। लेकिन शायद उनको ये लगा हो कि वो कुछ थोड़े से इररेलेवेंट हो गए हैं, तो चलें इस किस्म की बात करने से बज़ आएगा। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी है, इसहाक डार जो है उनके इस क्लिप का बड़ा मज़ा ले रहे होंगे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को ये क्लिप को ज़्यादा अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि सबको पता है कि ये जो वज़ीर हैं ये फ़ौज की जानिब से, GHQ की क़यादत की जानिब से लाए गए थे। रासब, दूसरी खबर धरना थी डाला के बाहर। एक कॉम्प्रिहेंसिव शो था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को और बहनों को मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। वकील साहब जो हैं खालिद चौधरी साहब वो खड़े रहते हैं, उनको इमरान खान के जो दस्तखत दरकार हैं अपील के लिए, उसकी भी इजाज़त नहीं दी गई। आज अलीमा खान ने जो गुफ्तगू की और फिर 26 दिसंबर को क्या होने जा रहा है। अलीमा खान ये कहती हैं कि जब भी एहतजाज की कॉल आती है ये इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं कि शायद मुज़ाकरात हो रहे हैं। आपने देखा होगा राय साहब कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात की बात जो है वो बार बार की जा रही है कि मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैंने अखबार में पढ़ा और तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं। ये क्यों ऐसा होता है? दरवाजे उस वक्त क्यों खुलते हैं जब तहरीक इंसाफ इनके दरवाजे पर पहुँचने की तैयारी करती है,
जब एहतजाज को तेज कर दिया जाता है, जब कोई कॉल आ जाती है, इसको रोकने के लिए, एंगेज करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सब कुछ किया जाता है। और अलीमा खान ने ये भी कहा कि हम जब माएँ बहनें बेटियां खड़ी हो जाएं तो इनकलाब आ जाता है। आज राय साहब पाकिस्तान में माएँ बहनें बेटियां खड़ी हो गई हैं तो इनकलाब अब इनके दरवाज़ों तक पहुंच चुका है, इसलिए मुज़ाकरात की बात हो रही है। मैं चाहूँगा इस पर भी कमेंट करें। और फिर 26 दिसंबर को सुहेल अफरीदी साहब ने लाहौर जाने का फैसला किया है। इस हवाले से भी मैं बताएं कि जो स्ट्रीट मूवमेंट है लाहौर, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहा सियासी लिहाज से, और तहरीक इंसाफ ने बहुत सारी ग्राउंड यहाँ पर जो है वो स्पेस अपनी खोई है अपने फैसलों की वजह से, और हमाद अजहर जैसे लोगों की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक पोजीशन थी पंजाब के अंदर वो वाली पोजीशन नहीं है। तो अब इसके रिवाइवल के लिए रिवाइवल के लिए सुहेल अफरीदी लाहौर जाएंगे और सहाफ़ियों से और फिर बाकी लोगों से भी मिलेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं, कितना फ़ायदेमंद ये मूव होगा तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए हाशमी साहब, ये जो शहबाज शरीफ ने एक ढोंग रचाया मुज़ाकरात का, इसके पीछे एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। और शहबाज शरीफ जो है ये एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि मैं बानी पीटीआई, ये उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, बानी पीटीआई यानी इमरान खान साहब के साथ और पीटीआई की क़यादत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन जायज़ मुतालबात पर हम मुज़ाकरात करेंगे और जो ब्लैकमेलिंग है उसका शिकार नहीं होंगे। हाशमी साहब, इसके अंदर एक बहुत बड़ी चाल है। एक तो अगर इस हुकूमत ने मुज़ाकरात करने होते सही मानों में नेक नीयती के साथ, तो क्या इमरान खान साहब के साथ अलीमा खान साहिबा की या उनके अहले खाना की मुलाकातों का मुतालबा जायज़ नहीं है? एक तरफ शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात करने की दावत देता हूँ, दूसरी जानिब जो अलीमा खान साहिबा और इसी तरह पीटीआई के कारकुन खान साहब से मुलाकातों के लिए जाते हैं, उन पर पानी की तोपों से पानी बरसाया जाता है, केमिकल मिला पानी, उन पर तशद्दुद किया जाता है, उन पर क्रैकडाउन किया जाता है। तो यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि इनकी असल नीयत क्या है। लेकिन अब ये जो मुज़ाकरात का इन्होंने ढोंग रचाया है, ये इस वजह से रचाया है कि एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि पीटीआई अब जो एक बहुत बड़ी तहरीक का आगाज़ कर रही है, यानी सड़कों पर तहरीक का, जिसकी इमरान खान साहब ने इस वक्त हदायत जारी किए हैं। तो उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के 4-5 नुकात बहुत अहम है। प्रोग्राम का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन एक नुकता मैं अभी बता देता हूँ, बाकी 3-4 नुकात अगले प्रोग्राम में बड़े मज़े के नुकात हैं वो डिस्कस करेंगे। तो उसका लुब्बे लुआब ये है कि पीटीआई एक बहुत बड़ा धरना जो है ये अडयाला जेल पर करने में कामयाब हो जाएगी और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी। तो अब इस तहरीक के ऊपर से फोकस हटाने के लिए पीटीआई के कारकुनों का, पीटीआई की क़यादत का, अब ये मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और फिर लोगों को ये बावर कराने की कोशिश करेंगे आवाम को कि देखें हम तो पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे रहे थे, लेकिन ये धरना लेके आ गए हैं अडयाला जेल के ऊपर। तो ये इनकी चाल है टाइम गेन करने के लिए, इस तहरीक से बचने के लिए। लेकिन इससे बहरहाल ये तो साबित हो गया कि इनके ऊपर इस तहरीक का बड़ा ज़बरदस्त प्रेशर आया है। और जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुतालिक हमने बात की, इसके 4-5 बड़े ज़बरदस्त पॉइंट्स हैं। ये अगले प्रोग्राम का इंतज़ार करें, उसमें शेयर करेंगे क्योंकि इस प्रोग्राम का वक्त ज़्यादा हो गया।